नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सोशल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वैश्वीकरण, जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसएसटी के पेपर में आप लोग को भी मालूम है कि 20 क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पीय के आ रहे हैं और बहुत बेहतरीन रोल ये प्ले करेंगे आपके एग्जाम हॉल में। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं कंप्लीट वीडियो इस चैप्टर का वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर है, कंप्लीट वीडियो हम देने वाले हैं। पूरे चैप्टर खत्म करने वाले हैं हम लोग एक ही वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट करके बताइए। जो भी आपको परेशानी है, दिक्कत है या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये भी बता सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा लगा हमको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बहुविकल्पी में है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी के लिए नहीं, लगभग मानकर चलिए कि कंपटीशन लेवल जब बढ़ता है जाएंगे, जब आप लोग आगे, तो उस समय भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो याद रखिएगा, सन 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। याद रखिए, सन 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है ना। अगला उत्तर है अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशों में निवेश क्यों करती है। याद रखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशों में निवेश क्यों करती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय यानी जिसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, वो विदेशों में निवेश इसलिए करती है। देखिए, ऑप्शन है आपके पास: अधिक लाभ कमाने के लिए, अपने देशों के लोगों को बेहतरी के लिए, दूसरे देशों की बेहतरी के लिए, या गरीब लोगों की बेहतरी के लिए। याद रखें, अधिक लाभ कमाने के लिए जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो फॉरेन में इन्वेस्ट करती है, विदेशों में निवेश करती है, अपना वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। तो अधिक लाभ कमाने के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं विदेशों में निवेश करती है। चलिए, क्वेश्चन का जो उत्तर है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया है। उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से, फोर्ड एक कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी आप लोग को मालूम है। तो फोर्ड ने अपना चेन्नई में जो है, याद रखिए, अपना संयंत्र स्थापित किया, ठीक है ना, 1700 करोड़ लागत से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। देखिए, कह रहा है कि देशों के बीच तीव्र तालमेल। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के जितने देश हैं सभी व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये जो होता है इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण किसी भी चीज़ का ग्लोबलाइजेशन होता है। आप लोग को मालूम है कि अगर जो इंटरनेशनल कोई घटना घटती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट भारतीय शेयर मार्केट पे भी पड़ता है। और ऐसी टोटल, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम, वो एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है ना। पूरा आपका इंटरनेशनल सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। तो पूरी जो घटना है, कहीं भी अगर जो विश्व में कोई घटना घटती है तो उसका मार्केट पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी है। तो ये जो है इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व स्तर पर व्यापारिक जो ये संगठन है आपका, कनेक्टिविटी है, ये वैश्वीकरण कहलाता है। कह रहा है कि देशों के बीच तीव्र तालमेल वैश्वीकरण का विशेषता है। फिर कह रहा है कि देशों के बीच अधिक वस्तु के सेवाओं का आदान प्रदान, ये भी वैश्वीकरण का विशेषता है। आयात का बढ़ना, याद रखिए, ये कह रहा है कि वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। नहीं, राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा आपका तीसरा। याद रखिए, राइट उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा। आयात का बढ़ना जो है ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा। याद रखिए, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा। कमेंट करके आप जवाब दीजिए, उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने: उत्पादकों में पहले से कम प्रतियोगिता, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, उत्पादकों में कोई प्रतियोगिता नहीं, या उच्च शक्ति का एकाधिकार। याद रखिए, वैश्वीकरण के द्वारा जब लोगों को आपस में जोड़ा जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? तो उत्पादकों में पहले से अधिक जो है
क्या मिलता है, अधिक प्रतियोगिता, यानी आपस में वो कंपटीशन में वो लोग अपने प्रोडक्ट को अधिक बढ़ाते हैं, अपने उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है वैश्वीकरण से, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पर अब तुलना कराया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना कराया जाता है कि किसका सामान बेहतरीन है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी सुधार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है, उत्पादक में पहले से अधिक प्रतियोगिता हो जाती है वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने के कारण, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किन के बीच होता है। तो विदेशी व्यापार किन के बीच होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में, एक देश के राज्यों के बीच में, एक देश के अंतर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिए विदेशी व्यापार का मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार होगा तो उसको विदेश व्यापार या विदेशी व्यापार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है। याद रखिए आप लोग को मालूम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जिसको मल्टीनेशनल कंपनी उसे कहते हैं जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, अपना व्यापार करती है। तो देखिए यहाँ उत्तर पहला ही है आपका, कह रहा है कि यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, यह बाजार के समीप फैक्ट्रियाँ स्थापित करती है, गलत है। यह उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है, ये गलत है। या केवल अपने देश के समय को कम करती है, ये भी गलत है। यानी आपका पहला उत्तर जो होगा आपका सही होगा, यह एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण करती है, ठीक है ना। ये मल्टीनेशनल कंपनी की विशेषता होती है। सेज क्या है, ध्यान से समझें, सेज क्या है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, एक विशेष व्यायाम क्षेत्र है, विशेष निर्यात क्षेत्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज है। सेज क्या है, उत्तर बताइए आप लोग कमेंट करके, सेज क्या है, सेज क्या है बताइए उत्तर आप लोग। तो याद रखिए सेज जो है एक विशेष प्रकार का आर्थिक क्षेत्र है, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका निर्यात नहीं किया जाता है। चाय का होता है, कॉफ़ी का होता है, तंबाकू का होता है। याद रखिए उर्वरक का निर्यात नहीं होता है, राइट उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ। याद रखिए कृषि क्षेत्र का जो है वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में ये कृषि क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ, ठीक है। उसके बाद एक अंक वाले प्रश्न है, आइए ध्यान से देखते हैं इनको। कह रहा है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण या स्वामित्व रखती है वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों में खरीद की गई व्यय मुद्रा को क्या कहते हैं, निवेश मुद्रा। याद रखिए अगर जो कोई कंपनी आपको स्थापित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़मीन खरीदना पड़ेगा, ज़मीन खरीद करके वहाँ पे भवन का निर्माण करना पड़ेगा, निर्माण करके वहाँ पे जो आपके यंत्र हैं, जो मशीनें हैं तथा उनको लगाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है, निवेश कहलाता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है प्रश्न में कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। याद रखिए इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या है, अभी आपको समझा रहे थे वहीं कि वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच में परस्पर जो संबंध है, रिलेशनशिप है, और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को एक कर देना, तो यही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए, आयात पर कर। आयात पर कर का मतलब जानते हैं, जैसे कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं यानी वो चीज़ आ रहा है तो उसे आयात कहते हैं। अगर जो उस पर टैक्स लगा देंगे तो कहा जाता है कि इससे वैश्वीकरण पे प्रभाव पड़ता है, इसको अवरोधक का माना जाता है। अवरोधक माने बाधा, ये रुकावट, ठीक है ना। आयात पर जो कर है वो वैश्वीकरण का, व्यापार का अवरोधक माना जाता है। कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, अभी बताए थे 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। उसके बाद कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आप लोग को मालूम है अर्थव्यवस्था कैसी होती है, 3 प्रकार की होती है, आप लोग को मालूम है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंप्लीट रूप से जो पूरे मार्केट पे व्यापार, जो बाजार पे नियंत्रण होता है वो पूंजीपतियों का होता है और प्राइवेट सेक्टर का होता है। याद रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कंप्लीट रूप से एकाधिकार पूंजीपतियों का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंप्लीट रूप से अधिकार गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, ठीक है ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाजार पर नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का होता है, यानी सरकारी और सामाजिक दोनों सेक्टर का होता है, पब्लिक सेक्टर का। तो उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। याद रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, किन किन देशों में है, उनमें से किसी एक देश का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कह रहा है विदेशी व्यापार किन के बीच होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में विदेशी व्यापार होता है, ठीक है।
कह रहा किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के टाटा मोटर्स, आप लोग को मालूम है टाटा एक बहुत बेहतरीन कंपनी है इंडिया की, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कह रहा अमेरिकी कंपनी फोर्ड्स मोटर्स कब भारत लाया था, यानी अमेरिकी जो कंपनी है फोर्ड अभी बताए थे कि चेन्नई में 1700 करोड़ की लागत से इसने क्या किया था, अपना केंद्र खोला था, ठीक है। तो यह भारत अपना जो है कब आया था, याद रखें 1995 में, ठीक है। फोर्ड जो है गाड़ी का निर्माण करती है, वाहनों का निर्माण करती है। अब कह रहा है किसी क्षेत्र को वैश्वीकरण से सब कम से कम, क्या कह रहा है, किसी भी क्षेत्र में को वैश्वीकरण में कम से कम लाभ हुआ है किसी क्षेत्र, याद रखिए यहाँ कम से कम होगा, यहाँ मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण में कम से कम किस क्षेत्र को लाभ हुआ था, याद रखिए कृषि क्षेत्र को, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं अधिक लाभ कमाने के लिए, अभी बताएं आपको उत्तर। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होता है, अभी आप लोग को ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन सारे मिल चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये हेडिंग है, इसको बना करके आप इसका थ्योरी आप लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती है, याद रखिए उत्पादन पर नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वो क्या क्या है। चलिए आगे है, पहला संयुक्त उपक्रम विधि, संयुक्त माने कंबाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, जो वहाँ की छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको खरीदना, छोटे उत्पादकों से माल खरीदना, यानी जो छोटे छोटे आपके उत्पादक हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनसे कच्चे माल खरीदना, क्यों, क्योंकि यहाँ से सस्ते दर पे उनको सामान मिल जाएगा, अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके, क्योंकि मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, जो नेशनल कंपनी होती है, उनका एक छवि होता है मार्केट में, तो इस प्रकार करके वो अपने उत्पादन पर नियंत्रण करती है। कह रहा है कि किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, याद रखिए कारण आपके सामने दिए गए, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, कीमतों में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्य संतोषजनक न होना, और भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ठीक है ना। इन कारणों से क्या हुआ कि भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है ना, ये मेन कारण है, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए आगे क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए, यानी किस हिसाब से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, याद रखिए। आगे कह रहा है कि परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूरस्थ से कम लागत पर वस्तुओं का भेजना संभव हो पाया, पहला कारण हो गया। टेक्नोलॉजी का यूज करके ही एक जगह से दूसरी जगह कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको भेजते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के सुधार से विभिन्न देशों को आपस में जोड़ा गया, आप लोग को मालूम है इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से एक दूसरे से कनेक्ट हुए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति है। अभी आप तो लोग देख रहे हैं जो अभी की दुनिया चल रही है ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा आधारित है। उसके बाद वाहन पे, परिवहन पे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को भेजने के लिए भी जरूरी होता है ये सब चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो वैश्वीकरण में इसका सहयोग होता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश सर।